नमस्कार। आज हम जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जो भौगोलिक बनावट है उसे समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इसके मैदानों से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक। जी बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत है, वो इस इलाके की जो जटिल और कह सकते हैं विविध भौगोलिक संरचना है, उसका एक अच्छा खाका खींचते हैं। हाँ। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो खास जानकारी है, उसे निकालकर आसानी से समझें। और ये समझना भी जरूरी है कि ये भूगोल, मतलब ये जमीन, ये पहाड़, ये घाटियां इस क्षेत्र के लिए इतनी अहम क्यों हैं। सही। सुनने में आया है कि यहाँ भूभाग समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर से शुरू होकर 7000 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। ये तो जबरदस्त फर्क है। हाँ, ये विविधता ही इसकी खासियत है। ये विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए इस दिलचस्प भूगोल को थोड़ा परत दर परत समझते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी लोकेशन और सीमाओं से। ठीक है। दुनिया के नक्शे पर ये कहाँ स्थित है? मतलब अक्षांश देशांतर क्या बताते हैं स्रोत? स्रोत के मुताबिक इसका अक्षांशीय विस्तार है 32 डिग्री 15 मिनट से 37 डिग्री 05 मिनट उत्तर। ओके। और देशांतरीय विस्तार है 72 डिग्री 31 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्व। मतलब सीधा सीधा कहें तो भारत के बिल्कुल उत्तरी हिस्से में। और इसके पड़ोसी कौन कौन से राज्य या क्षेत्र लगते हैं इससे? हाँ, तो देखिए, इसके दक्षिण पश्चिम में पंजाब राज्य है, ठीक है। दक्षिण पूर्व में हिमाचल प्रदेश लगता है, और पूर्व में वो जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, लद्दाख। हाँ, लद्दाख, वो है। और पश्चिम की तरफ जो सीमा है वो है नियंत्रण रेखा, मतलब LOC। लाइन ऑफ कंट्रोल। जी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये इसे पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्रों से अलग करती है ना? जी। और जो भारत के नियंत्रण वाला क्षेत्र है उसका कुल एरिया कितना बताया गया है? स्रोत बताते हैं कि भारत के अधीन कुल क्षेत्रफल है 42,241 वर्ग किलोमीटर। अच्छा। और ये जो नियंत्रण रेखा है LOC, इसकी लंबाई करीब 776 किलोमीटर है। काफी लंबी सीमा है ये। अब आते हैं इसके भू आकृतिक विभाजन पर। मतलब जमीनी बनावट के हिसाब से इसे कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है? हाँ, मोटे तौर पर स्रोत इसे 5 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में बांटते हैं। 5? हाँ। कौन कौन से? सबसे नीचे दक्षिण में है मैदान, फिर उससे ऊपर आती है तलहेटी, जिसे हम शिवालिक कहते हैं। शिवालिक रेंज। हाँ जी। उसके बाद है मध्य हिमालय, फिर उससे भी ऊंचा वृहद हिमालय, और इन सब के बीच में बसी हुई वो खास कश्मीर घाटी। अच्छा, ये 5 हिस्से हो गए। हाँ, और ये सभी हिस्से जो है वो पश्चिमी हिमालय का ही एक तरह से विस्तार है। ठीक है, तो सबसे पहले मैदानों से शुरू करते हैं। ये कहाँ हैं और इनकी क्या खासियत है? ये बिल्कुल दक्षिणी भाग में है। इनकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से बहुत ज्यादा नहीं, करीब 300 से 350 मीटर के आसपास। अच्छा, काफी नीचे है मतलब। जी। और ये बने कैसे हैं? ये चिनाब, रावी, तवी जैसी जो नदियां पहाड़ों से नीचे उतरती हैं, वो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी, गाद वगैरह लाती हैं। उसी के जमा होने से ये मैदान बने हैं, इसीलिए काफी उपजाऊ भी हैं। तो फिर खेती के लिए तो बहुत अहम होंगे। बिल्कुल। क्या स्रोत इनके किसी स्थानीय नाम का जिक्र करते हैं? हाँ, करते हैं। स्थानीय लोग इन्हें अंदरवाह या बजवत कहते हैं। अंदरवाह या बजवत? जी। यहाँ कई छोटी बरसाती पहाड़ी धाराएं भी होती हैं, जिन्हें खड्ड कहते हैं। खड्ड। हाँ। खड्ड ये बरसात के मौसम में काफी पानी लेकर आती हैं, कभी कभी तो उग्र भी हो जाती हैं। अच्छा। और वनस्पति की बात करें तो यहाँ खर या जिसे हाथी घास कहते हैं, वैसी प्रजातियां मिलती हैं। और कौन से इलाके आते हैं इसमें? मुख्य रूप से अखनूर, आरएसपुरा, सांबा, कठुआ, ये सब इलाके इसी मैदानी क्षेत्र में हैं। और खेती, जैसा आपने कहा, मुख्य रूप से चावल और गेहूं की होती है। ठीक है। अब इन मैदानों से जैसे ही हम उत्तर की ओर या कहें कि ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो फिर क्या आता है? तब हम पहुंचते हैं तलहटी क्षेत्र में। इसे ही शिवालिक रेंज कहते हैं। शिवालिक? जी। ये हिमालय की सबसे बाहरी, मतलब सबसे दक्षिण वाली और सबसे कम ऊंची पर्वतमाला है। और भूवैज्ञानिक रूप से भी शायद सबसे नई है। एकदम सही। ये तृतीयक काल की चट्टानों से बनी है, मतलब तुलनात्मक रूप से काफी नई। इसकी चौड़ाई करीब 20 से 50 किलोमीटर तक बदलती है और ऊंचाई 600 से लेकर 1220 मीटर के बीच रहती है। प्रसिद्ध जम्मू शहर तो शायद इसी इलाके में पड़ता है ना? बिल्कुल सही।
जम्मू शहर शिवालिक की दक्षिणी ढलानों पर ही बसा हुआ है। अच्छा। और जम्मू के पूर्व में वो खूबसूरत मानसर और सुरिनसर झीलें हैं। हाँ, सुना है उनके बारे में। जी, वो भी लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पर इसी शिवालिक क्षेत्र में आती हैं। इसके अलावा मीरपुर, उधमपुर, रियासी जैसे और भी महत्वपूर्ण कस्बे यहीं हैं। स्रोत सामग्री में दून और कांडी जैसे शब्द भी आए हैं, ये क्या है? हाँ, देखिए, शिवालिक के बाहरी हिस्से में क्या होता है कि पहाड़ों की लंबी कतारों के बीच में कुछ समतल सी घाटियां बन जाती हैं। अच्छा। उन्हें दून कहते हैं, जैसे उधमपुर का दून, बसोहली का दून। ये अक्सर नदियों द्वारा लाए गए मलबे से भरी होती हैं। और खांडी? खांडी शब्द इस्तेमाल होता है रावी और चिनाब नदियों के बीच का जो इलाका है। हाँ। उसमें शिवालिक की वो ढलानें जो मैदानों से मिलती हैं, करीब 300 मीटर की ऊंचाई तक। ये इलाका अक्सर थोड़ा सूखा, पानी की कमी वाला होता है। समझ गया। तो शिवालिक से और ऊपर चलें तो हम मध्य हिमालय में प्रवेश करते हैं। इसे लघु हिमालय भी कहते हैं। मिडिल हिमालयस या लेसर हिमालयस? जी, ये रावी और पुंछ नदियों के बीच फैला है। यहाँ की चट्टानें शिवालिक से ज्यादा पुरानी और कठोर हैं, जैसे ग्रेनाइट, नीज, और इनमें कुछ ज्वालामुखी चट्टानें भी मिलती हैं। और ऊंचाई वो तो काफी बढ़ जाती होगी। हाँ, काफी। औसत ऊंचाई करीब 3600 से 4000 मीटर तक पहुंच जाती है। अच्छा खासा ऊंचा है। और विश्व प्रसिद्ध वैष्णो देवी गुफा वो यही है। जी हाँ, स्रोत यही बताते हैं कि माँ वैष्णो देवी का जो पवित्र स्थल है वो त्रिकुटा पर्वत पर इसी मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित है। और तवी, मानवर तवी जैसी कई महत्वपूर्ण नदियां भी यहीं से निकलती हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पशुपालन, जंगलों से जुड़े काम और जाहिर है पर्यटन, इनका बड़ा योगदान है। इस मध्य हिमालय की सबसे खास या सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? स्रोत किसका जिक्र करते हैं? सबसे महत्वपूर्ण है पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल, हाँ, इसका नाम तो बहुत सुना है। जी, ये मध्य हिमालय की सबसे लंबी और सबसे पश्चिमी श्रृंखला है। इसकी चोटियां कहीं-कहीं 5000 मीटर तक भी पहुंच जाती हैं। 5000 मीटर? हाँ, और दूसरी प्रमुख श्रृंखला है धौलाधार, लेकिन पीर पंजाल ज्यादा प्रमुख है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। तो पीर पंजाल रेंज की क्या खासियत है? इसका जिक्र बार बार क्यों आता है? देखिए, इसकी औसत ऊंचाई है करीब 1400 से 4100 मीटर के बीच, और ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर फैली हुई है। ठीक है। सबसे खास बात, जैसा स्रोत बताते हैं, ये एक विशाल दीवार की तरह खड़ी है। ये कश्मीर घाटी को दक्षिण में जो बाहरी हिमालय है और मैदानी इलाके हैं उनसे लगभग पूरी तरह से अलग कर देती है। अच्छा, मतलब ये घाटी को बाकी हिस्से से काट देती है एक तरह से। बिल्कुल। और इसी भौगोलिक अलगाव ने कश्मीर घाटी को एक अपनी अलग अनोखी जलवायु दी है, संस्कृति दी है, एक ऐतिहासिक पहचान दी है। हाँ, ये तो है। और खूबसूरत पर्यटन स्थल गुलमर्ग जो है, गुलमर्ग, हाँ, वो भी इसी पीर पंजाल रेंज की ढलानों पर ही बसा है। अच्छा, तो पीर पंजाल के पार यानी और उत्तर में जाएं तो फिर क्या आता है? वहां से शुरू होता है वृहद हिमालय, अंग्रेजी में ग्रेटर हिमालयास कहते हैं। वृहद हिमालय? जी, ये पीर पंजाल और धौलाधार के उत्तर में स्थित है। यहाँ ऊंचाई और भी ज्यादा हो जाती है। औसत ऊंचाई ही करीब 6100 मीटर है। 6000 मीटर से ज्यादा। हाँ, और जैसे जैसे हम और उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं, पहाड़ और ऊंचे और दुर्गम होते चले जाते हैं। इसमें कौन सी प्रमुख पर्वतमालाएं शामिल हैं? स्रोत यहाँ 2 मुख्य रेंजों का जिक्र करते हैं। एक है जांस्कर रेंज और दूसरी काराकोरम रेंज। जांस्कर और काराकोरम? जी, जांस्कर रेंज की औसत ऊंचाई करीब 4500 से 6100 मीटर है। जो कश्मीर रेंज है ना, जो घाटी की उत्तर पूर्वी सीमा बनाती है, वो इसी जांस्कर रेंज का हिस्सा है। अच्छा। और जांस्कर और सुरु जैसी नदियां यहीं से बहती हैं। और काराकोरम रेंज, ये तो बहुत ही मशहूर नाम है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से कुछ यहाँ है शायद? हाँ, बिल्कुल। ये जांस्कर के भी उत्तर में है और इसे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माना जाता है। दूसरी सबसे ऊंची? जी, और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, K2, हाँ, उसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। वो इसी काराकोरम रेंज में स्थित है। हालांकि स्रोत ये स्पष्ट करते हैं कि ये चोटी फिलहाल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में पड़ती है। 8611 मीटर, ये तो कल्पना से भी परे है। और यहाँ तो मौसम फिर बेहद ठंडा रहता होगा। बिल्कुल। द्रास जैसी जगह जो भारत की सबसे ठंडी रिहायशी जगहों में गिनी जाती हैं, वो इसी क्षेत्र में है। द्रास, हाँ। एक और महत्वपूर्ण बात,
ये जो ऊंची जांस्कर और काराकोरम रेंज है, ये एक दीवार की तरह काम करती हैं। ये मध्य एशिया से जो बर्फीली ठंडी हवाएं आती हैं, हाँ। उनको भारतीय उपमहाद्वीप में दाखिल होने से रोकती हैं। इसीलिए इस पूरे इलाके को कभी-कभी दुनिया की छत का हिस्सा भी कहा जाता है। सही है, एक प्राकृतिक अवरोधक की तरह। तो इन विशाल पर्वतों के बीच ही कश्मीर घाटी बसी है। जी हाँ, बिल्कुल। पिरपंजाल और वृहद हिमालय के बीच में एक अंडाकार जैसे कोई कटोरा हो, उस आकार के बेसिन में कश्मीर घाटी स्थित है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि ये करीब 100 किलोमीटर चौड़ी है और इसका क्षेत्रफल 15,520 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। और घाटी की अपनी औसत ऊंचाई कितनी है? घाटी की अपनी औसत ऊंचाई समुद्र तल से करीब 1850 मीटर है। यानी पहाड़ों के बीच में भी काफी ऊंचाई पर है ये। और इसका निर्माण कैसे हुआ? ये इतनी समतल और उपजाऊ कैसे है घाटी? हाँ, माना जाता है कि बहुत पहले किसी भूगर्भीय काल में यहाँ एक बहुत विशाल झील रही होगी। एक बड़ी झील? जी, उसी झील के जो तलछट जमा हुए और फिर बाद में झेलम नदी जो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लाई, उसी के जमा होने से ये घाटी बनी है। अच्छा। स्रोतों में करेवा का जिक्र बहुत आता है जब कश्मीर घाटी की बात होती है। ये क्या चीजें हैं और ये क्यों खास हैं? हाँ, करेवा बहुत महत्वपूर्ण है। करेवा असल में घाटी के भीतर ही थोड़े ऊंचे उठे हुए पठार जैसे हैं, टेबल लैंड कह सकते हैं। पठार घाटी के अंदर? जी, स्थानीय भाषा में इन्हें वुडर भी कहते हैं। ये उसी पुरानी झील के अवशेष और मिट्टी गाद के जमाव है जो बाद में भूगर्भीय हलचल से ऊपर उठ गए। अच्छा। ये झेलम नदी के किनारों पर ज्यादा मिलते हैं, खासकर उसके बाएं किनारे पर। और इनकी खासियत क्या है? मतलब ये इतने खास क्यों हैं? इनकी मिट्टी बहुत खास होती है। इसमें केसर की खेती बहुत अच्छी होती है। केसर? सैफरन? जी बिल्कुल। पंपोर का जो करेवा है वो तो दुनिया भर में अपने बेहतरीन केसर के लिए मशहूर है। हाँ, पंपोर केसर। तो ये करेवा जो है ये कश्मीर घाटी की एक बहुत ही अनूठी भौगोलिक पहचान है। मट्टन वुडा, जैनपुर वुडा, ये कुछ और उदाहरण है। समझ गया। अब घाटी तक पहुंचने का मुख्य रास्ता कौन सा है और यहाँ के प्रमुख शहर कौन से हैं? दक्षिण से अगर आ रहे हैं, मतलब जम्मू की तरफ से, तो घाटी में जाने का मुख्य जरिया है बनिहाल दर्रा। बनिहाल पास? जी, जहां अब जवाहर सुरंग बनी हुई है। ये पीर पंजाल को काटकर रास्ता देती है। अच्छा। और घाटी के अंदर तो कई बड़े और महत्वपूर्ण शहर और कस्बे हैं, जैसे श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, पुलवामा, कुपवाड़ा। हाँ, ये सब नाम सुने हैं। घाटी की जो जीवन रेखा है वो है झेलम नदी। झेलम? जी, ये दक्षिण पूर्व में वेरेनाग झरने से निकलती है, फिर ये पूरी घाटी से होकर बहती है, वुलर झील को भरती है। वुलर झील जो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है शायद घाटी की? जी हाँ, बिल्कुल। वुलर झील को भरने के बाद ये नदी उत्तर पश्चिम में बारामूला के पास एक गहरी खाई, मतलब गॉर्ज बना के घाटी से बाहर निकल जाती है। क्या झेलम की जो सहायक नदियां हैं उन्होंने भी अपनी अलग अलग छोटी घाटियां बनाई हैं? हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि झेलम और उसकी सहायक नदियों ने कई छोटी लेकिन महत्वपूर्ण साइड घाटियां बनाई हैं। जैसे कि एक है सिंध घाटी। ये उत्तर पूर्व में है, करीब 65 किलोमीटर लंबी। ये कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाले रास्ते पर पड़ती है। अच्छा। फिर है लिद्दर घाटी। ये दक्षिण पूर्व में है, 40 किलोमीटर लंबी। मशहूर पर्यटन स्थल पहलगाम इसी घाटी में है। पहलगाम? हाँ। एक लोलाब घाटी है उत्तर पश्चिम में, कुपवाड़ा जिले में। अच्छा। अंडाकार है और अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, करीब 24 किलोमीटर लंबी। लोलाब? और एक डक्सूम घाटी का भी जिक्र है जो पूर्व में अनंतनाग जिले में ब्रेंगी नदी के रास्ते में पड़ती है। काफी सारी घाटियां हैं मुख्य घाटी के अंदर भी। अब पहाड़ों और घाटियों की बात हो रही है तो दर्रे यानी माउंटेन पासेस, इनका जिक्र तो करना ही होगा। कौन से प्रमुख दर्रे हैं जिनका जिक्र स्रोत करते हैं? हाँ, दर्रे तो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। कई हैं जो अलग अलग इलाकों को जोड़ते हैं। कुछ प्रमुख जिनका जिक्र है उनमें बताइए। एक तो बनिहाल दर्रा, जवाहर सुरंग जिसकी हमने बात की, पीर पंजाल रेंज पर है, 2832 मीटर, और कश्मीर घाटी का मुख्य प्रवेश द्वार है दक्षिण से। ठीक है। फिर है पीर पंजाल दर्रा, जिसे पीर की गली भी कहते हैं। ये ऐतिहासिक मुगल रोड पर है, 3490 मीटर। ये कश्मीर घाटी को राजौरी और पुंछ से जोड़ता है। इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत है। मुगल रोड वाला दर्रा? जी। फिर है सिंथन टॉप। ये दक्षिण कश्मीर की ब्रिंग घाटी को किश्तवाड़ से जोड़ता है, 3748 मीटर। सिंथन टॉप? एक है मारगन टॉप।
ये वारवान घाटी को कश्मीर घाटी अनंतनाग से जोड़ता है, 3696 मीटर। अच्छा। एक बुर्जिल दर्रा का जिक्र है जो ऐतिहासिक श्रीनगर गिलगिट कारवा मार्ग पर था, 4100 मीटर, लेकिन अब वो विवादित क्षेत्र में आता है। और एक मुनावर दर्रा है, ये भी पीर पंजाल पर ही है, राजौरी के पास और एलओसी के काफी नजदीक। ये दर्रे तो वाकई इस पहाड़ी इलाके में जीवन और व्यापार के लिए जैसे नसें होती हैं वैसा काम करते होंगे। बिल्कुल, इनके बिना तो आवाजाही बहुत मुश्किल हो जाए। अब कुछ खास पहाड़ों की बात कर लेते हैं। अमरनाथ पर्वत के बारे में क्या जानकारी मिलती है? अमरनाथ पर्वत जो है वो गांदरबल जिले में है, ऊंचाई करीब 5186 मीटर, लेकिन ये ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए। हाँ, अमरनाथ यात्रा। जी, वो गुफा लगभग 3900 मीटर की ऊंचाई पर है और हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पास में ही कोलाहुई ग्लेशियर और शेषनाग झील भी हैं। अच्छा, और गुलमर्ग के पास अफरवाद पर्वत का जिक्र भी था। हाँ, अफरवाद पर्वत ये गुलमर्ग घाटी के पास फैला हुआ है, 4390 मीटर। कहते हैं कि जो अल पत्थर झरना है वो इसी की चोटी से निकलता है। अच्छा। हाँ, और उसका पानी आगे वुलर झील में जाता है। ये स्कीइंग वगैरह के लिए भी बहुत मशहूर है। हरमुख पर्वत का भी जिक्र है, कहा जाता है कि वो काफी पवित्र है। जी, माउंट हरमुख इसे भी कहते हैं, 5142 मीटर। ये भी गांदरबल जिले में है, सिंध और नीलम नदियों के बीच। कश्मीरी पंडितों के लिए ये कैलाश पर्वत जैसा ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि ये भगवान शिव का निवास स्थान है। अच्छा, और एक नूनकुन पर्वत का जिक्र भी है, ये क्यों खास है? नूनकुन ये असल में एक जुड़वा पर्वत समूह है जो लद्दाख और कश्मीर की सीमा पर स्थित है। जुड़वा मुख्य चोटियां हैं, एक नून 7135 मीटर और दूसरी कून 7077 मीटर। 7000 मीटर से भी ऊंची। हाँ, और इसमें जो नून चोटी है 7135 मीटर वाली, वो नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में पड़ने वाली हिमालय श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जो जम्मू और कश्मीर के वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये सब तो विशाल बर्फीले पहाड़े हैं, लेकिन स्रोत ज्वालामुखी पर्वतों का भी जिक्र करते हैं कश्मीर में। ये तो काफी चौंकाने वाली बात लगी मुझे। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प और थोड़ी अप्रत्याशित जानकारी है। स्रोत 2 ऐसी चोटियों का उल्लेख करते हैं जिन्हें ज्वालामुखी माना जाता है या गया है। कौन सी हैं वो? एक है सोयमजी, ये उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में है, ऊंचाई करीब 1860 मीटर। सोयमजी? जी, बताया गया है कि ये 1934 में फटा था। फटा था मतलब सक्रिय ज्वालामुखी? हाँ, फटा था और करीब 13 महीने तक सक्रिय रहा था, लेकिन अब ये निष्क्रिय है, मतलब डॉर्मेंट है। अच्छा, अब शांत है। और दूसरी चोटी? दूसरी है खरेवा, ये पहलगाम तहसील में है। स्रोत के अनुसार इसमें अभी तक विस्फोट नहीं हुआ है, मतलब ये अशांत या क्वाइसिंक हो सकती है। खरेवा। और इनका जिक्र क्यों महत्वपूर्ण है? क्या सिर्फ ये अनोखी बात है इसलिए? नहीं, यहाँ बात थोड़ी और गंभीर हो जाती है। स्रोत इन ज्वालामुखी पर्वतों को कश्मीर घाटी में जो अक्सर भूकंप आते हैं। हाँ, भूकंप तो आते रहते हैं वहाँ। जी, तो उन भूकंपों का एक संभावित कारण मानते हैं। अच्छा, मतलब ये ज्वालामुखी भूकंपों से जुड़े हो सकते हैं? हाँ, स्रोत ऐसा संकेत देते हैं, यानी यहाँ जमीन के नीचे भूगर्भीय हलचल जो है वो लगातार जारी है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जम्मू और कश्मीर की जो भौगोलिक तस्वीर है वो काफी हद तक साफ हुई। ये सिर्फ बर्फीले पहाड़ों का ही प्रदेश नहीं है, बल्कि इसमें मैदान, तलहटी, घाटियां, पठार, मतलब बेहद विविधताएं हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे दक्षिण में वो उपजाऊ मैदानों से शुरुआत होती है, फिर हम शिवालिक की निचली पहाड़ियों पर आते हैं, फिर मध्य हिमालय की वो हरी भरी ढलानें और ऊंची चोटियां, और फिर सबसे उत्तर में वृहद हिमालय का वो बर्फीला विशाल रेगिस्तान। और इन सब के बीच एक नगीने की तरह जड़ी हुई है कश्मीर घाटी, अपने खास करेवा पठारों और सुंदर सहायक घाटियों के साथ ही हमने उन महत्वपूर्ण दर्रों को समझा जो इन ऊंचे नीचे पहाड़ों के बीच रास्ते बनाते हैं, जीवन को संभव बनाते हैं, और कुछ प्रसिद्ध, कुछ पवित्र और यहाँ तक कि कुछ ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में भी जाना। और ये सिर्फ भूगोल के कुछ तथ्य नहीं है, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, यही विविधता है जो यहाँ की जलवायु तय करती है। सही। नदियों का रास्ता बनाती है, ये तय करती है कि कहाँ कौन सी फसल होगी, कहाँ पर्यटन पनपेगा, कहाँ भेड़ बकरियां पाली जाएंगी। यहाँ तक कि इस क्षेत्र का जो सामरिक महत्व है
वो भी इसी भूगोल से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। सही कहा, यहाँ की हर भौगोलिक विशेषता का यहाँ के जीवन पर, यहाँ की अर्थव्यवस्था पर, यहाँ की रणनीति पर, हर चीज पर गहरा असर है। बिल्कुल। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल या एक विचार छोड़ा जा सकता है। हाँ। श्रोतों ने उन निष्क्रिय और अशांत ज्वालामुखी पर्वतों का जिक्र किया और उन्हें भूकंपों से जोड़ा, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो निरंतर भूवैज्ञानिक गतिविधि जमीन के नीचे चल रही है, वो आज भी इस क्षेत्र के परिदृश्य को, यहाँ के जीवन को, यहाँ के विकास को किस तरह से लगातार बदल रही होगी। ये एक अहम सवाल है। और क्या भविष्य में इसके और बड़े प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है। बिल्कुल, ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर और गौर किया जाना चाहिए। खैर, आज इस भौगोलिक पड़ताल में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफी कुछ जानने को मिला। शुक्रिया।